वीक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ फार्मर्स है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सरकार ने 1,58,000 करोड़ का पैसा ट्रांसफर सीधे उनके बैंक अकाउंट में किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा प्रमुख इंडिकेटर अगर हम देखें आर्थिक दृष्टि से, वह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो 47 कंट्रीज को एनालाइज करते हैं, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स, ऑन एज ए manufacturing destination. India has surpassed even US. After China, India is on the second position on manufacturing destination, sought after manufacturing destination. That is also an important factor. Manufacturing में जो सरकार का फोकस है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वह रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करे, वह स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। आज ही पीयूष गोयल जी ने एज ए कॉमर्स मिनिस्टर अनाउंस किया है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 18 मिनिस्ट्रीज और 9 स्टेट्स इंटीग्रेटेड हैं कि किसी भी को हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो सिंगल विंडो सिस्टम उसको 18 मिनिस्ट्रीज का एक ही जगह पे उसको परमिशन मिल जाएगी। तो इन सब के कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो इम्प्रूवमेंट है फॉर एज ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कमिंग अप। तीसरा जो इंडिकेटर है, रिसेंट रिपोर्ट जो मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूं, वह है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे रिपोर्ट। यह जो 19-20 यह पीरियड है 2019 से 20 का सरकार का रिसेंटली यह रिपोर्ट आई है, वह बताती है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये महत्वपूर्ण है अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स को और कितना लेबर किस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किस तरह से वो काम के लिए, रोजगार के लिए उनको अवसर मिल रहे हैं, और किस आफ्टर पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक कैसे वो वापस काम पे अपने आ रहे हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 36.9% था, 18-19 में वह बढ़ के 37.5% हुआ, और अभी इंक्रीज हो गया 2019-20 में 40.1%, यानी मोर एंड मोर लेबर आर ज्वाइन बैक फॉर वर्क। और इसी फिगर को अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए, वह 17-18 में 17.5% था और अब वह बढ़ के 22.8% हो गया 19-20 में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, और उसके साथ दूसरी चीज उस रिपोर्ट में सामने निकल के आई है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह 6.1% था, वह घट के 19-20 में 4.8% हुआ है। तो एक तरफ तो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटा है। अभी 2 दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है कि ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन जो है, जो कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिगर है देश के लिए, उसमें नए रजिस्ट्रेशन जो है जुलाई मंथ में, हर मंथ टू मंथ ये रिपोर्ट आती है, 14.65 लाख जो नए रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में हुए। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, बेटर अवेलेबल सुविधाएं उनको मिलने का भी काम लेबर के क्षेत्र में कई रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करती हैं। चौथी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वह है इन सब का टैक्स कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमी का असली इंडिकेटर है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की क्या स्थिति है। डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है वह जो अगस्त में 16 सितंबर की रिपोर्ट है, ये 16 सितंबर को इस साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था वह था 5.66 लाख करोड़, और वह लास्ट ईयर था 3.28 करोड़, 3.28 लाख करोड़। और यह पोस्ट कोविड से, कई बार लोग कहते हैं कि प्री कोविड से अगर आप कंपेयर करें,
प्री कोविड फिगर्स, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड का इम्पैक्ट था तो टैक्स कलेक्शन फॉल हो गया, बेस ईयर का इम्पैक्ट होता है, तो 3.28 लाख करोड़ था, उससे बढ़ के 5.66 लाख करोड़ हुआ है। लेकिन विथ कंपेयरिंग टू द प्री कोविड पीरियड वह भी जो है 28% बढ़ा है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बहुत जंप है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी काफी बढ़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर अगस्त की फिगर मैं देता हूं आपको, तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जीएसटी कलेक्शन फिगर्स है 1,12,000 करोड़ की ये फिगर है, और यह प्री कोविड से अगर हम इसको कंपेयर करें अगस्त की फिगर 2019 में, तो भी जीएसटी में जो कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स में 14% का ग्रोथ है, और पिछले 9 महीने से कंटिन्यूअसली 1 लाख करोड़ से ऊपर यह जीएसटी कलेक्शन हमारे पास हो रहा है। यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, और यह तब जबकि ओवरऑल हमारा जो इकोनॉमी है कोविड के कारण कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो पिछले साल, तब भी हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। क्योंकि 2016 में जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर कोई आते हैं तो वो टाइम लैग से उनका इंपैक्ट आता है। तो 2016 में जीएसटी का रिफॉर्म्स आए थे, मेगा रिफॉर्म्स थे, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स के रूप में महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स माने जाते हैं, उसका इंपैक्ट अब पॉजिटिव इतना तेजी से बढ़ने लगा है। 5th पॉइंट जो रिपोर्ट में आपके सामने लास्ट बताना चाहता हूं वो है एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पॉइंट आउट करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है, रिकवरी के पाथ पे बढ़ रही है, और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जितने भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बिग डेटा के इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, और कई तरह के जो नए इकोसिस्टम है, न्यू इकोनॉमी जो न्यू इंडिया की इकोनॉमी है, उसके लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें जो 2015 में हमारी रैंकिंग थी 81 की, वह घट के वो बढ़ के आज जो रैंकिंग है नीचे से अब वो 46 की रैंकिंग पे आ गए हैं। पिछले साल ये 48 की रैंकिंग थी। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारा काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे लिए न्यू इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ने का काफी तेजी से रास्ता साफ हो रहा है। और वह उसका कारण जो उसमें पॉइंट आउट हुआ है, इमेंस नॉलेज कैपिटल, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी काम किया। और आने वाले समय में सरकार ने नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी इन प्लेस कर दिया, यह भी इनोवेशन में काफी इंप्रूवमेंट करेगी। यह सारी चीजों के साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो मैं बताया कि जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ है, वह भी अगस्त में 45.17% से इंक्रीज हुए हैं, और यह अप्रैल अगस्त 2020 में और में लगभग 66.92% से इंक्रीज हुए। तो एक्सपोर्ट में भी काफी बढ़े, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी बढ़े, नॉर्मल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़ गए हैं इन दिस पीरियड। तो दीज ऑल थिंग्स पॉइंट, और दीज all reports together show that the economy is on the recovery path, and the government is not only sitting on these reports or reforms, we have taken further steps. Our government has taken so many new initiatives which will further boost the economy and lead us to the path of double-digit growth on a sustainable basis, on a high rank of single-digit growth rate. These reforms include telecom sector reforms, जिसमें कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव सरकार ने किए हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ का फंड जनरेशन होगा, रिसोर्स जनरेशन होगा, जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है। बैड बैंक ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। ARC, AMC जो सरकार ने कंपनीज का फॉर्मेशन कर दिया, जो 2 लाख करोड़ का फर्दर बैड लॉज, जो बैड एसेट्स हैं, वह सरकार इसमें
आगे बढ़ जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो कि बहुत बड़ा डिमांड था, एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए एक हिंड्रेंस था, उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को सरकार ने हटा दिया है। और साथ में वैक्सीनेशन ड्राइव 82 करोड़ वैक्सीनेशंस लग चुके हैं। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वह भी बहुत सक्सेसफुली इकोनॉमी की रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए। सरकार ट्रेड एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। एफटीएज हैं जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज के साथ। आज ही यूएई के साथ भी डिस्कशंस होके फाइनलाइज हो गए कि बाद 2022 में यूएई के साथ जो सेकंड ट्रेडिंग बड़ा पार्टनर है भारत का, उसके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। पीएलआई अपने आप में बड़ा सक्सेसफुल सरकार का इनिशिएटिव है, जो 13 सेक्टर्स में लगभग 2.7 लाख करोड़ का सरकार इंसेंटिव दे रही है, जिसको कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, चाहे फार्मा हो, ऑटोमोबाइल हो, टेक्सटाइल हो, ऐसे 13 सेक्टर्स के ऊपर सरकार ने पीएलआई स्कीम्स को अनाउंस किया और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट वगैरह भी काफी ड्राइव हो रहा है। तो यह सारे इंडिकेटर्स तो हैं, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, आने वाले कुछ चैलेंजेस हैं, वह भी सरकार पूरी तरह से उसके प्रति भी जागरूक है, उनको ध्यान में रख के उनको भी टैकल करने के लिए आगे बढ़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राइट टू सेंटर मार्केट इकोनॉमी में विश्वास करती है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को क्रिएट करना चाहती है, और साथ में यह मानती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटीज ये राष्ट्र के निर्माण में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। दे आर पार्टनर्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एंड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स। और उसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट मार्केट, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन मार्केट्स को सामने लेने के लिए फर्दर रिफॉर्म्स, चाहे वो लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हो और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, ऐसे कई चीजों को तो कर ही रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पेंडेमिक में उनको काफी दिक्कत हुई है। एमएसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, उसके लिए सरकार वर्कआउट कर रही है। सेंटिमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को प्रमोट करना है, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने के लिए। उसके लिए डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की आवश्यकता होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, तो वहां पे भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करने के लिए सरकार काम कर रही है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो लास्ट टू लास्ट ईयर तो बहुत लगभग 26% सरकार ने बढ़ाया था टू इंप्रूव द कंज्यूमर डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, जो पिछले साल थोड़ा सा फॉल आउट हुआ था, उसको फिर बेटर इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि पिछले बजट में भी सरकार ने एनआईपी जैसे कई स्कीम्स अनाउंस किए थे, उसके अंतर्गत बेटर इंप्लीमेंटेशन के साथ जो है सरकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का, पीएसयूज का और स्टेट गवर्नमेंट्स का बढ़ेगा। क्लीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन मिशन को सरकार ने घोषणा किया, इट कैन ड्राइव द न्यू इकोनॉमी इन द कंट्री। और फॉर्मल सेक्टर में वेजेस, सैलरीज हैव शोन अ राइजिंग ट्रेंड। मॉनसून में अभी खरीफ क्रॉप का भी जो रिपोर्ट आई है, प्रोडक्शन काफी बढ़ा है, तो यह भी कंज्यूमर डिमांड, जो दो चैलेंज है, इनफॉर्मल सेक्टर का, एमएसएमई सेक्टर का, कंज्यूमर कंजम्पशन डिमांड को इंक्रीज करने का, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में सरकार और पैसा पुश कर रही है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं अभी उन स्कीम्स के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन टारगेटेड डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, इन ग्लोबल रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सरकार के वेरियस इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए, अब एक महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आने वाली है, वह है बजट एक्सरसाइज, जिसके ऊपर सरकार काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दोनों बजट में या आत्मनिर्भर भारत में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टेक होल्डर्स के साथ सीधे कनेक्ट करके, वेरियस सेक्टर्स के लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने उनके एस्पिरेशंस, उनके सजेशंस इकट्ठे किए थे और वित्त मंत्री जी को सरकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के डिपार्टमेंट्स को वह प्रॉपरली रिपोर्ट के फॉर्म में भेजे थे और कई चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों के सजेशंस को सरकार ने अप्रिशिएट भी किया था, इनकॉर्पोरेट भी किया था। तो उस तरह की मैसिव एक्सरसाइज भी पार्टी आने वाले बजट एक्सरसाइज पे लेगी। 12 अक्टूबर से वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि हम स्टेक होल्डर्स डिस्कशन बजट के लिए करेंगे। पार्टी भी इस तरह की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएगी। तो यह चीजें हैं। बजट एक्सरसाइज में हमारे पास फिर से काफी मौका है कि कुछ चीजें जो चैलेंजेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इन चीजों को, इकोनॉमी को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी का यूएस का अभी दौरा भी चल रहा है। वेरियस इनिशिएटिव, यूएस के साथ हमारे बिजनेस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी हम लोग बिजनेस रिलेशंस बढ़ा रहे थे। तो वी आर वेरी होपफुल दैट इस साल तो हमें डबल डिजिट ग्रोथ होगी, बट वी विल बी एबल टू सस्टेन अ हाई ग्रोथ रेट इन द नियर फ्यूचर इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू वेरी मच। यही मेरे इनिशियल रिमार्क्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। वी कैन हैव क्वेश्चंस अगर आप किसी के हों तो। यस। नहीं, देखिए, इसमें बीजेपी का व्यू, जो सरकार एक्शन ले रही है, निर्मला जी ने इन जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो इस पोर्टल को मैनेज कर रही है, उनके साथ, सीईओ के साथ बात किया था। देखिए, इस तरह के टेक्नोलॉजी जब इंप्लीमेंट होती है, जैसे मैंने कहा जीएसटी में भी शुरू में प्रॉब्लम्स थे। टेक्नोलॉजी जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, अगर इतने करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, जितने उनके इंटीग्रेशन है, तो वो इनिशियल बॉटलनेक्स होते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। सरकार उसके ऊपर एक्शन ले रही है, सरकार उसको पुश कर रही है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, इवन प्रोफेशनल्स से भी सरकार ओपिनियन ले रही है। मुझे लगता है जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट हम ये मान के चलते हैं कि इस वक्त सरकार को पुश करके इसको जल्दी से ठीक करना चाहिए। द कंपनी हैज़ टू डिलीवर फास्ट। टाइम इज रनिंग आउट बिकॉज इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू द टैक्स पेयर, बट the government is taking care. It is extending the time for filing of the returns on the date basis. बिल्कुल, मैंने कहा पहली बात कि साइज ऑफ द केक ऑल्सो मैटर। केवल सरकार डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी पे बेस करके काम नहीं कर सकती। दो चीजों से समाज के हर वर्ग को फायदा हो सकता है। एक तो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो बहुत सारी हैं। मैं अभी उन चीजों को, जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी हम लोगों ने अनाउंस किया है, और पिछले 7 साल में एफिशिएंट डिलीवरी, करप्शन फ्री डिलीवरी और लीकेज फ्री डिलीवरी से समाज के पिछड़े, गरीब, वीकर सेक्शंस और रूरल सेक्शंस को सीधे फंड ट्रांसफर्स के बहुत सारे स्कीम्स हमने किए हैं। नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूं। हाँ, मिडिल क्लास के लिए भी एमएसएमई सेक्टर्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कम कर रहे हैं। एक चीजें आती हैं जहां पे भी, जो भी, चाहे ईएसआई है, पीएफ है, इन सब में भी सरकार ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं टारगेटेड लोगों पे। इन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आवश्यकताएं, उन सब चीजों पे सरकार चैलेंजेस के रूप में जानती है, उन चीजों को बढ़ावा और सपोर्ट कर रही है।
मिडिल क्लास की प्रॉब्लम देख रहे, पिछले बजट में भी जब आया था सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए थे और आगे भी लेंगे। पार्टी ने भी सरकार को कहा था कि मिडिल क्लास को भी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। नहीं, मिडिल क्लास अलग से, अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। हाँ, नहीं, अगर मैंने आज जो पॉइंट आउट इंडिकेटर्स रिपोर्ट किए हैं वो क्लियरली मेजर इंडिकेटर पॉइंट आउट करते हैं कि हम प्री कोविड लेवल पे ऑलमोस्ट, मतलब उस कुछ इंडिकेटर में तो प्री कोविड से भी बेटर है, जैसे जीएसटी कलेक्शन है, एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं, और भी चीजें हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैं, ये प्री कोविड से भी बेटर हो चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। तो कोविड का इम्पैक्ट जो है ऑलमोस्ट, वो जो जीडीपी ग्रोथ रेट में अगर आप फिगर्स में देखेंगे तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन पार विद द प्री कोविड लेवल्स। यहां से ग्रोथ तेजी से और बढ़ेगी, और आने वाले समय में अगर डबल डिजिट की ग्रोथ रेट होगी और सस्टेनेबल बेसिस पे हाई ग्रोथ रेट हम करते हैं तो कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। जो थर्ड वेव है इसके लिए सरकार काफी प्रिपेयर्ड है, और जनता को भी अगर कोविड प्रोटोकॉल प्रॉपरली बिहेव करते को लाते हैं तो फिर थर्ड वेव का उतना इम्पैक्ट इकोनॉमी में नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट से कंपेयर में सेकेंड वेव कोविड वेव को देखेंगे तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका बहुत कम था, क्योंकि लॉकडाउन नहीं किया था सरकार ने, कॉन्शियसली लॉकडाउन नहीं किया। इसके कारण सेकेंड कोविड का जो वेव था उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट उतना सीवियर नहीं था जितना फर्स्ट का था। देखिए, जहां तक जीएसटी का पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइजेस की बात आप कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल एक इंडिपेंडेंट फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है। उसमें स्टेट का भी रेवेन्यू का इश्यू है, सेंटर का भी रेवेन्यू का इश्यू है। धीरे धीरे उस पाथ पे जा रहे हैं, जैसे एलपीजी या केरोसिन वगैरह को जीएसटी में लेके आए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बट ओवरऑल रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को का जो वैल्यू एडेड टैक्स है और सेंटर का एक्साइज जो फिक्स परसेंटेज रेट है, तो दोनों के रिसोर्सेज का इश्यू है, कंपेंसेशन के इश्यू है, तो कई सारे इश्यू हैं। जीएसटी काउंसिल उसको टेक केयर कर रही है। केंद्र सरकार ने अपने कमिटमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के जो ट्रांसफर जो फंड्स हैं विथ 14% इंक्रीमेंट एवरी ईयर, उस कमिटमेंट को भी पूरा किया है। तो यह सारी चीजें जीएसटी काउंसिल, जिस तरह से केंद्र सरकार चाहता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसमें आ जाए जीएसटी में, लेकिन एक कंसेंसस बिल्डअप करनी पड़ेगी और रेवेन्यू को देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस और बढ़ते इंप्रूव होते हैं तो धीरे धीरे और आइटम्स को उसमें लेके आएंगे। और ई कॉमर्स का जहां तक आप बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स पॉलिसी पे 2 ड्राफ्ट ऑलरेडी सरकार ला चुकी है, क्योंकि स्टेक होल्डर भारत के रिटेलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल रहता है, उनके बिजनेस वगैरह को भी ध्यान में रखना होता है। दूसरा बात है, ये टैक्सेशन के इश्यूज भी हैं, ग्लोबल मोनोपोलीज को भी टैकल करना होता है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की आप बात करें तो उनने अपना क्लैरिफिकेशन उसमें दिया है कि क्या कारण है। अगर आप एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट्स में क्लासिफिकेशंस होते हैं ना, वो जिस तरह से कुछ लोग उसको बोलना चाह रहे हैं कि वह नहीं है, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ फीस एटसेट्रा। तो फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री दोनों इन चीजों को देख रहे हैं। बट वी एज ए पॉलिसी हम ई कॉमर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर
वेलफेयर भी उसमें इन्वॉल्व है, और डोमेस्टिक रिटेल ट्रेडर्स और उनका भी काफी इंटरेस्ट को वॉच करना है। उन सबको लेते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव ई कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर सरकार काम कर रही है। देखिए, पार्टी का व्यू सरकार का ही व्यू होता है इन चीज़ों में, इकोनॉमिक इश्यूज में। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे लॉज काफ़ी, अगर कॉम्पिटिशन सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एम्पावर्ड है जो डीप डिस्काउंटिंग और जो इस तरह की चीज़ें जो मेल प्रैक्टिसेस जो लार्ज ई कॉमर्स कंपनीज ग्लोबली इम्प्लीमेंट करती है, उनको टैकल करने के लिए हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग लॉज काफ़ी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग हैं, मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस, ट्रेडिशंस जो को भी टैकल करने के लिए उनको सरकार प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेगी। फिर डेटा स्टोरेज, इन सारे इश्यूज को इस पॉलिसीज में इंप्लीमेंट कर रही है। फर्दर सरकार रिटेल ट्रेड पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रही है, इन एडिशन टू जस्ट ई कॉमर्स पॉलिसी। जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट के लिए एक अलग से पॉलिसी के ऊपर सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है स्पेसिफिकली। अभी तक हमारे देश में कोई रिटेल ट्रेड पॉलिसी नहीं है। फर्स्ट टाइम our government is working on implementing a retail trade policy in addition to e-commerce policy। तो वो सारी चीज़ों को, बट रिटेल ट्रेडर्स जो हमारे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बहुत बड़ा इकोनॉमी में उनका रोल है, उनका प्रोटेक्शन और उनका वेलबींग भी सरकार ध्यान में रखेगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जो करते हैं, उनके लिए भी साथ में सरकार काम करेगी। सर गोपाल जी, आपने कहा कि बेरोजगारी की दर जो है वो 4.8% पे है, लोएस्ट है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, लगातार सरकार को कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं, देखिए, डेटा, मैं तो डेटा से बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वह बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, ये डेटा है। देखिए, जो एक्चुअल गवर्नमेंट का सर्वे है वो रिपोर्ट बोल रहा है, किसी की आरोप प्रत्यारोप तो चल सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी 140 करोड़ जनसंख्या के लिए हर महीने नए नए लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए सामने आते हैं, तो एक चैलेंज तो है उसको। इसके लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट को, वर्कफोर्स को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। वो चैलेंज है, वो ध्यान में है, लेकिन सरकार एंटरप्रेन्योरशिप, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सर्विसेज सेक्टर के डेवलपमेंट में, डिफेंस कॉरिडोर, जो फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जैसे उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस तरह की पॉलिसीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। देखिए, आई डू नॉट सब्सक्राइब टू सम ऑफ द व्यूज दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज having difficulty. The government is giving strong supportive hand to the manufacturing sector. PLI is being appreciated, product linked incentive scheme 13 सेक्टर्स में धीरे धीरे सरकार बढ़ा रही है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इन सब में कुछ कंपनीज जो वाइंड अप करके गई हैं, उनके अगर आप उनकी अपनी रिपोर्ट देख लेंगे तो उनके प्रोडक्ट कंपोनेंट की प्रॉब्लम्स थी। और अगर मोबाइल इंडस्ट्री अगर पहले 2 थी, वहां से 200 मोबाइल इंडस्ट्रीज भारत में इंप्लीमेंट आई हुई हैं। डिफेंस प्राइवेटाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर रहा है। ग्रीन एनर्जी में कितना लोग, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आगे आ रहा है। और सरकार एनआईपी और ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जो 6 लाख करोड़ का पैसा जनरेट करेगी, उसको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाई। तो स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सारे सेक्टर्स में कितना बढ़ावा, 13 सेक्टर्स को पीएलआई से सपोर्ट कर रहे हैं। स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन को
सरकार NIP और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से सपोर्ट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायो ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी बना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सर्विस सेक्टर्स, ई-कॉमर्स, इतने सारे सेक्टर्स में सरकार इतना तेजी से काम कर रही है और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं तो उनको समझना चाहिए कि इकोनॉमी एंड कंजम्पशन मूव्स ऑन द सेंटिमेंट्स। If you build positive sentiment, automatically private investment and consumption will be driven further. So this positive, इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि इकोनॉमिक इश्यूज में जनरली लोग कम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे ज़्यादा डिस्कशन हमारे सारे होते हैं, लेकिन एक सेक्शन है देश का, समाज का, जनता का जो अर्थव्यवस्था को समझना चाहता है, उसमें काम करना चाहता है। और हम भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इकोनॉमी का मतलब केवल बिग डेटा और मैक्रो पैरामीटर्स नहीं होते, रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी जनता को कैसे मिले, यह अर्थशास्त्र का पर्पस है और उस तरफ हम लोग काम करें। प्रधानमंत्री जी भी उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही आपके सामने कहना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं, टुडे तो आर्थिक विषय पे ही है। ऑन हाँ नहीं, वो तो सरकार ने उसके लिए काफी चीजें कही है। दैट केस इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट और आज का वो विषय भी नहीं है, बट आवर पार्टी हैज आल्सो टेकन सम ऑफ द clarification we can discuss other way. Thank you very much. పరిగిలో అతిపెద్ద వస్త్ర నిలయం శ్రీ భవానీ టెక్స్టైల్స్, శారీస్ అండ్ రెడీమేడ్స్. పెండ్లి పట్టు చీరలకు పుట్టినిల్లు శ్రీ భవానీ వస్త్ర నిలయం. మా వద్ద అన్ని శుభకార్యాలకు కావలసిన కంచిపట్టు, గాంధర్వ పట్టు, ఉప్పాడ పట్టు, ధర్మవరం, బెంగళూరు, బనారస్, నైలన్, సిల్క్ చీరలు భారీ తగ్గింపుతో లభించును. మరియు డ్రెస్ మెటీరియల్స్, పంజాబీ డ్రెస్సెస్, హాఫ్ శారీస్ మా ప్రత్యేకత. మగవారి కోసం షర్ట్ పీస్, ప్యాంట్ పీస్, జీన్స్, షర్ట్, టీ-షర్ట్, షెర్వానీ, సూట్స్ మరియు చిన్న పిల్లల కోసం సరికొత్త డిజైన్లతో సరసమైన ధరలకై లభించును. ఏకైక షోరూమ్ శ్రీ భవానీ టెక్స్టైల్స్, శారీస్ అండ్ రెడీమేడ్స్. మా అడ్రస్ KGN బుక్ స్టోర్ ఎదురుగా, గంజ్ రోడ్, పరిగి. ప్రొప్రైటర్ జె హరికృష్ణ. మా ఫోన్ నంబర్స్ 9666932373, 9666943797.